टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में आप याद रखिएगा, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टी दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ना कि लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो एक क्या है? तो लैक्टोज एक दूध शर्करा है जिसके किण्वन से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जिससे किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंगूर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर के रस में, तो अंगूर के रस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर के रस में कौन सा पाया जाता है? तो अंगूर के रस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यह अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल यह खट्टे दूध में उपस्थित रहता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। प्रश्न यहाँ से पूछता है कभी कभी, जो किसकी उपस्थिति के कारण या किसके एकत्रित हो जाने के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकावट का अनुभव होता है। साइट्रिक अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोऑक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो साइट्रस अर्थात खट्टे फलों, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। जबकि ब्यूटेरिक अम्ल यह मक्खन पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल जब पूछे कभी भी, तो ब्यूटेरिक अम्ल जो है यह मक्खन में पाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है? मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो यह मक्खन में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग कहाँ होता है? तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग, यह एक ग्रामीण पॉजिटिव जीवाणु है जिसका प्रयोग आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जैविक कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? तो यह एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, डायबिटीज़ दिवस कब मनाया, मतलब क्या डायबिटीज़ डे जो है वह कब मनाया जाता है? तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, डायबिटीज़ डे जो है यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। जब पूछे विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस जब पूछे तो 5 अक्टूबर, और जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जब पूछे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जब पूछे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? मतलब क्या है, गाय में जी बहुत सारा प्रजाति आता है। तो यहाँ पूछा जो अत्यधिक दूध देने वाली गाय हो, तो होल्स्टीन फ्रीजियन कौन सा? तो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड्स में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है। इसका रंग सफ़ेद या काला होता है। इस जाति की गाय वर्ष भर में अधिकतम 74,650 पाउंड लगभग 33,860 किलोग्राम तक दूध देने का रिकॉर्ड है इस गाय का। कौन सा?
तो हॉलिस्टीन, याद रखिए हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय है जो नीदरलैंड में पाई जाती है, जो गाय की उच्च प्रजाति है दूध देने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो देसी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम से एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई है। यह योजना राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप बता सकते हैं गायों की देसी नस्लों की रक्षा करना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो है यह मुख्य उद्देश्य है। यह योजना किसका हिस्सा है? तो राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम का यह योजना हिस्सा है। कौन सा? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। तो यहाँ से याद रखिएगा गोकुल का मतलब गायों की रक्षा करना, देशी नस्लों की गायों की रक्षा करना, ना कि आप कोई एजुकेशन सेंटर, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जो है वह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम किससे बना होता है? तो यह मृत कोशिकाओं से, और फ्लोएम जो है यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जबकि जाइलम जड़ों से पानी को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। आप यहाँ से यह भी रखेंगे। तो यह सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आँख की शुभ्रता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? कहने का मतलब यहाँ पर यह बोल रहा है कि आँख जो है, मानव की आँख जो है, यहाँ पर कौन सा रंग जो है वह सबसे अधिक सही ढंग से यह ग्रहण कर लेता है? तो मानव आँख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। पीले एवं हरे रंग के लिए आँख जो है यह सबसे अधिक उपयोगी है। यह पूछ क्या रहा है, कौन सा रंग? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा पीला और हरा रंग, पीला और हरा रंग के रंग को जो है आँख जो है वह आसानी से ग्रहण कर लेती है। यहाँ पर आप यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, इसके द्वारा मतलब जिसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है? तो इसके द्वारा विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार किया जाता है। किसका उपचार किया जाता है? तो कैंसर का उपचार किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, तो दंत विशेषज्ञ नतोदर शीशे मतलब क्या? अवतल दर्पण। कौन सा? तो नतोदर मतलब क्या? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो दंत विशेषज्ञ किस शीशा का प्रयोग करते हैं? नतोदर शीशा जब ऑप्शन में रहे तो नतोदर शीशा, अवतल दर्पण रहे तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? फिर वही प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी होगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा अवतल लेंस नहीं, कन्फ्यूज होकर आप एग्ज़ाम में अवतल लेंस मार दीजिएगा और ऑप्शन ए में अवतल लेंस ही रहेगा। तो याद रखिएगा नतोदर शीशा या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है रोगी के दांत के प्रतिबिंब को देखने के लिए डॉक्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में पहली यात्रा की? तो आप सब जानते हैं वह जंतु कुत्ता है जो अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा की। लाइका नामक कुतिया,
लाइका। लाइका लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु थी। 3 नवंबर 1957 को 1957 को कब, तो 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था, तो 1957 में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्पताल में मंद निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अस्पताल में जो है वह मंद निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निषेचक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। निषेचक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन ने किया था। कब किया था विलियम मोर्टन ने? तो विलियम मोर्टन ने 1846 ईस्वी में किया था, डाई एथिल ईथर के रूप में किया। इसके बाद 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म को निषेचक के रूप में प्रयोग किया था। क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथन सोडियम, हेलोथन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डाइजीपाइन, सल्फोनल, बेरोनल आदि, इन सभी का प्रयोग जो है वह निषेचक के रूप में अस्पताल मतलब क्या बेहोश करने के रूप में मतलब क्या मताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर यह याद रखें, अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? बहुत आराम से, बहुत प्यारा सा प्रश्न है आपका। तो हृदय रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? तो उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ से आप यह भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेत्र संबंधी रोगों का इलाज जो करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब क्या, यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आँख के जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट उन्हें क्या कहते हैं? नेत्र संबंधी। तो याद रखिएगा आप यहाँ पे, आँख के जो डॉक्टर हैं उन्हें ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ऑक्यूलिस्ट। आँख के स्पेशलिस्ट को ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हृदय विशेषज्ञ के। नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं गुर्दा से संबंधित जो रोग का जो विशेषज्ञ होता है। यूरोलॉजिस्ट कहते हैं नर तथा मादा मूत्र नलिका समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। उनकी जो मतलब क्या मूत्र मार्ग होता है उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उन समस्याओं के विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? यूरोलॉजिस्ट। यहाँ से आप यह भी याद रखिएगा। यह आपसे वो इस तरह से भी पूछ ले कि मूत्र तंत्र, तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा यूरोलॉजिस्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो हो गया यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो नर तथा मादा की मूत्र नलिकाओं की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर को यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीट द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया था? मतलब ये कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो एथलीट पी सकता है, यूज कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है? तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉम। कौन सा है? तो कोलेस्ट्रॉम जो है इसे पिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोलेस्ट्रॉम को एक सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है और एथलीटों द्वारा इसे प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। तो यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंगोरा एक ऊन है, वह प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा ऊन सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश या अंगोरा बकरे से प्राप्त की जाती है। खरगोश या बकरे से प्राप्त की जाती है। आप यहाँ से यह सशक मतलब क्या? खरगोश अथवा बकरे की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। दीमक को और क्या कहते हैं? तो दीमक को श्वेत चींटी। दीमक को और क्या कहते हैं? तो दीमक को एक श्वेत चींटी कहते हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक क्या है? भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? तो अल्ट्रासाउंड तकनीक या अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। यह तो आप लोग को पता भी होगा। नैको एक ऐसी संस्था जिसका संबंध किससे है? नैको जो है वह एक संस्था है जिसका संबंध किससे है?
तो भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में 1992 में स्थापित, कब 1992 में स्थापित नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, नेको, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबंधित हैं। तो नेको क्या है? तो नेको जो है वह एड्स से संबंधित एक संस्था है। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। तो आज कुछ प्रमुख बायोलॉजी के कुछ प्रमुख प्रश्नों को हम लोग देखें, और आप लोग से बार बार आग्रह किया जाता है मेरे आंसर देने से पहले आप लोग इन प्रश्नों का आंसर दीजिए और खुद अपने आप को आंकिए कि आपकी तैयारी किस स्तर तक की हो चुकी है और आपको कितना और पढ़ना है। यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, या किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसकी पूरी आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को मज़े से देखिए, खूब अच्छे से इसको सुनिए, हो सके तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप खुद से भी देने का प्रयास कीजिए और एक आत्मविश्वास जगेगा कि 25 क्वेश्चन में से मुझसे कितना प्रश्न बना है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी में एक और ताज़गी, एक नई धार बना सकते हैं इन वीडियो को देखकर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अन्यथा आप नहीं कीजिए। धन्यवाद।